नमस्कार जी, स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और बात करेंगे आज ओमिक्रॉन की। बात करेंगे किस तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भी एक तरह से दहशत नहीं तो सतर्कता है, और क्यों हिमाचल प्रदेश पे भी अब बहुत ज्यादा सतर्कता इसमें बरतनी पड़ेगी। विपिन अत्री जी, स्वागत है आपका। बाकी लोग भी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट भी कर दीजिएगा, फिर हम लोग बड़ी बातें करेंगे जी आज। रीना डोगरा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और आपको ये भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के क्या हाल हैं, कहाँ बच्चे आज फिर से बड़ी संख्या में पॉजिटिव आए हैं। विपिन अत्री जी, रीना डोगरा जी, वंशज कोहल जी, गुड इवनिंग। और फिर ये भी बताएंगे कि डीजीपी की चेतावनी के बाद कैसे पुलिस वालों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज हो गया है, और किस तरह से अब जस्टिस फॉर जेओआईटी भी मुखर हो गया है। हिमाचल फुली वैक्सीनेटेड हो गया है, क्या स्थितियां हैं क्या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। पंडित रमेश बघेलू जी, राजेश शर्मा जी, रोशनलाल नेको जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसके लिए बगलामुखी में यज्ञ कर रहे हैं। सोनू कपूर जी, सोनम डेंटल केयर क्लिनिक जी, धर्मपाल सिंह जी, प्रदीप ठाकुर जी, कंचन शर्मा जी, वंशज कोहल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बड़ी खबरें करेंगे हम। डीसी राणा जी, जस्टिस फॉर एचपी पुलिस की बात करेंगे, जस्टिस फॉर जेओआईटी की बात करेंगे, बाकी चीजों की बात करेंगे, ओमिक्रॉन की बात करेंगे जी। कल होने वाले समारोह की बात करेंगे जिसमें एम्स की ओपीडी शुरू हो रही है। पुनीत सोनी जी, हरीश ऋषु जी, टोनी प्रजापति जी, अनु तनवर जी, जीवन सोनी जी, रामलाल शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, सुनील तनवर जी, नवीन चंदेल जी, और मुझे लगता है कि अब काफी टाइम हो गया, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। यामिनी नेगी जी, जो बाद में आएंगे उनको एडवांस में नमस्कार या बाद में कर देंगे। संजीव जी, पवन पठानिया जी, रघुवीर कौर जी, बबली डोगरा जी, योगेश कुमार जी, रीटा शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी, सुखविंदर सिंह जी, वरुण वैद्य जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और एक शेर मुझे याद आ गया शुरू में कि मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की। तो कौन कौन से मर्ज बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोविड का मर्ज हो, उसका जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसके केसेस भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं, 2 दिन के भीतर 2 गुना हो गए हैं। उधर पुलिस वालों का जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, वो मर्ज भी बढ़ता जा रहा है, जेओआईटी का मर्ज भी बढ़ता जा रहा है। और जाहिर है कि सारे मर्ज बढ़ेंगे तो दर्द तो सरकार तक भी पहुंचेगा। अगर दुख दर्द नहीं सुना जाएगा तो फिर खुद दर्द में जाना पड़ेगा। ये चीजें रहेंगी, कैसे कैसे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले ओमिक्रॉन की करेंगे। ओमिक्रॉन 2 दिन के भीतर देश में दुगना हो गया है। 2 लोग पाए गए थे बेंगलुरु में, जिनमें से एक भाग गया है। ये दोनों विदेशी थे, एक विदेश से लौटा था, एक विदेशी था, और भारत आया था, लेकिन वो बाद में भाग गया, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इसी बीच में अहमदाबाद में और अब मुंबई में एक और केस आया। मुंबई में 33 साल के एक लड़के को पॉजिटिव पाया गया है। तो कुल मिला के अब 4 केसेस ओमिक्रॉन के हो गए हैं। लेकिन चिंता यह है कि 586 ऐसे लोग अभी गायब हैं जो हाई रिस्क कंट्री से आए हैं। लगभग 16,000 के आसपास लोग आए हैं, 12,000 के आसपास लोगों का टेस्ट हुआ है। बाकी 4,000 लोगों का शायद इसलिए नहीं हुआ कि वो हाई रिस्क या जो सेकंड कैटेगरी है, रिस्क कैटेगरी वाले, उनकी उन देशों से नहीं आए थे। लेकिन अभी जो चौथा केस आया है वो 33 साल उम्र है, और ये मुंबई के कल्याण में रहता है, साउथ अफ्रीका से लौटा है। साउथ अफ्रीका से लौटने वाले सारे जो हैं अभी इस वेरिएंट से पीड़ित पाए जा रहे हैं, तो उन पे खास नजर रखने की जरूरत है। 12 देश जो है वो बिल्कुल हाई रिस्क कैटेगरी में रखे हैं। वैसे 44 देश हैं जिनके लोगों पे जो है खास नजर रखने को कहा गया है। और ये जो मुंबई वाला है, इसके संपर्क में 12 जो है क्लोज कॉन्टैक्ट और 23 जो है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो है, उनके भी पैसेंजर्स, उनके भी टेस्ट लिए जा रहे हैं और उनकी भी रिपोर्ट अवेटेड है। जिन 25 पैसेंजर्स के साथ ये आया था बैठ के, उनके टेस्ट नेगेटिव आया है, ये अच्छी बात है। लेकिन चिंताएं हैं, और यही चिंता है कि केंद्र ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, खासतौर पे कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र लगातार ये भी कह रहा है कि आप अपनी जो टेस्टिंग है वो बढ़ाइए, लेकिन उसका असर हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिल रहा है। तो ये मामला है। एक महिला जो दक्षिण अफ्रीका से लौटी थी और उसने होम आइसोलेशन का पालन नहीं किया, चंडीगढ़ में वो आई थी, उसके ऊपर केस दर्ज किया गया है और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही। बीते 24 घंटे की बात करें तो 8,603 नए कोविड केसेस आए हैं और
415 लोगों की देश में मौत हुई है। इस दौरान 8,190 लोग महामारी से जो है ठीक भी हुए हैं, इसको मात देकर रिकवर हुए हैं। तो ये लगभग 500 नए एक्टिव केसेस बढ़े हैं और इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 99,974 यानी 1 लाख से नीचे आ गई है। हिमाचल प्रदेश में ये 800 के आसपास है, 1,000 से नीचे आ गई है, लेकिन कभी 700 जाती है और शाम तक 800 जाती है। अब तक 1,26 लाख लोगों को वैक्सीन जो है लग चुकी है, 126 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो फुली वैक्सीनेटेड कल इसको घोषित कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश का जो इमीडिएट कंसर्न है वो क्या है, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 ऐसे यात्री आए हुए हैं जो बाहरी देशों से आए हैं। इनमें कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज में से वाले में भी हैं और कुछ जो है नॉन रिस्क कैटेगरीज की कंट्रीज से भी आए हैं। लेकिन इस समय विदेश से लौटे, ये 29 तारीख के बाद जो लोग विदेश से लौटे हैं, ऐसे 200 लोग हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं और उनको हालांकि स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सीधे इंफॉर्मेशन दिल्ली से आती है और जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सीधे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और ये ट्रैकिंग इनकी की जा रही है। लेकिन अभी जो पूरे हिमाचल के मामले फिर भी सामने नहीं आए। इस वक्त तक कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों में 7-8 दिन में पिछले दिनों में कल तक यानी कांगड़ा में 25 नवंबर के बाद कल तक कांगड़ा में 110 लोग आ चुके थे, सोलन में 55 लोग आ चुके हैं आज तक जो है ऊना में 12 लोग आ चुके हैं। इनमें 12 में से जो है 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 10 के जो सैंपल है उनका इंतजार है। उधर हमीरपुर में 14 लोग बाहर से आए हैं जिनको स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखा गया है, 14 लोग आए। तो कुल मिला के ये 200 लोग इन 4 जिलों में ही आ गए हैं बाहर से, जिनकी ऊपर खास नजर रखी जा रही है, चिंता है उनको लेकर, क्योंकि कुछ जो है रिस्क कैटेगरी वाली, हाई रिस्क में नहीं लेकिन रिस्क कैटेगरी स्टेट से भी नेशन से भी आए हैं और उनको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में और स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी खास कसरत जो है करनी पड़ रही है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कोविड की जानकारी थी। और आज के केसेस की बात करें तो 78 नए केसेस आए हैं, 800 से ऊपर हमारे पास इस समय एक्टिव केसेस हैं। लेकिन अभी चिंता यह है कि आज जो 78 केसेस आए हैं उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय जो कांगड़ा का है, पपरोला वाला, उसके 10 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। ये वही विद्यालय है जब सेकंड लहर इस देश में थी, सेकंड वेव थी, तब भी यहाँ पे 50 के आसपास बच्चे पॉजिटिव आए। जेएनबी में पिछले 4-5 दिन के भीतर प्रदेश में जो जेएनबी है, एक ऊना वाला, पेखू वाला और एक ये पपरोला वाला, इसको आज को मिला लिए तो यहीं से जो है 40 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 40 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। ये चिंता का विषय है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसवा के भी 2 बच्चे पॉजिटिव आए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काहनपुर के भी 2 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, हमीरपुर में भी एक स्टूडेंट पॉजिटिव आया, हालांकि उसके स्कूल की जानकारी नहीं दी गई है। उधर बिलासपुर में भी एक छात्र जो है वो पॉजिटिव आया है। तो ये आज की सिचुएशन है। डेथ आज कोई नहीं हुई है। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे, अगर ज्यादा डिटेल आपको चाहिए होगी तो बताएंगे, लेकिन अगली खबर का रुख करेंगे। आज फेसबुक पर 2 जबरदस्त अभियान चले हैं, 2 जबरदस्त अभियान चले हैं। लगभग 50,000 जो फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर की जो 50,000 लगभग मोटे तौर पर 50,000 आईडीज ऐसी हैं जिन पे ये अभियान चला है। और इसमें सिर्फ 10,000 आईडीज ऐसी हैं जो ब्लैक होगी, जिनकी डीपी ब्लैक होगी। और ये थे पुलिस वाले जी। जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के समर्थन में आज लोगों ने डीपी ब्लैक कर दी। ये उन लोगों ने करी जिनको पिछले कल डीजीपी साहब ने ताकीद दी थी। डीजीपी साहब ने कहा था कि कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, कोई आदमी सोशल मीडिया पर कोई कमेंटिंग नहीं करेगा। पहला उनका 3 आदेश दिए थे उन्होंने कल अपने जो यूनिट हेड्स थे पुलिस के। एक तो यह किया था कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि पुलिस वालों का कोई भी मेमोरेंडम है, कोई भी डिमांड है तो वो हेडक्वार्टर के थ्रू जाए। पहली बात, वो रेगुलर वहां मैस में आते हैं और खाना खाते हैं। कनेक्शन की दिक्कत थी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि टेक्निकल एरर था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन जिनका जुड़ना चाहिए उनका नहीं जुड़ रहा है। ना तो जेओआईटी के मामले में जुड़ रहा है, ना जेबीटी के मामले में जुड़ रहा है सरकार के साथ कनेक्शन, ना ही ये जस्टिस फॉर पुलिस के मामले में जुड़ रहा है। तो मामला हम उठा रहे थे जस्टिस फॉर पुलिस का। तो आज उसका ये असर हुआ है कि चुपचाप हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उन्होंने
मेमोरेंडम तो कब जाएगा कब नहीं जाएगा इसका नहीं पता, लेकिन जो दूसरा मामला था कि आप लोग जो है, देखिए आप देख रहे होंगे, मैं अभी भी देख रहा हूं, मेरी अपनी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं कि बहुत से ब्लैक आईडीज वाले लोग जो है हमारे को देख रहे हैं। ये सारे मेरे वही भाई हैं जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं, और पे बैंड वाले जो हैं वो इनमें से खास तौर पर हैं। तो सारी की सारी डीपी ब्लैक होगी। डीजीपी साहब, आप कहते हैं कि हम कमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी तस्वीर भी नहीं लगाएंगे, हम अपनी स्क्रीन एक तरह से डीपी जो है वो काली कर देंगे। ये डीजीपी साहब को प्यार भरा नमस्कार था पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग, डीजीपी साहब ने ऑर्डर दिया था कि इंश्योर किया जाए, यूनिट सेट को बोला कि इंश्योर किया जाए कि ये लोग मैस में खाना खाएंगे। इन्होंने साफ कर दिया है कि हम मैस में खाना नहीं खाएंगे, हमारे जो पैसे कटते हैं वो कटते रहें, लेकिन हम मैस में खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, और ये कर भी कह सकते हैं। तो डीजीपी साहब को जबरदस्त जवाब मिला है जी, और मिलना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिसके जिम्मे उनकी व्यथा आगे पहुंचाने का काम है वो उल्टे उनको ऑर्डर दे रहा है। क्या मजेदार बात, देखिए जो कमांडर है वो फौज से जाना जाता है। A जनरल इज नॉट बाय हिज सोल्जर्स, और अगर वो अपने सोल्जर्स की परवाह नहीं करता तो वो जनरल अच्छा नहीं माना जाता। संजय कुंडू जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, डीजीपी तभी हैं, लेकिन इस मामले में लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो बड़े अफसर हैं उनसे चूक हुई है। बजाय इसके कि इस मामले को सरकार के पास ढंग से पहुंचाया जाए, इस मामले में कुछ इस तरह से हो रहा है कि दबा दो मामले को। मामला दबना नहीं चाहिए और दबेगा भी नहीं, क्योंकि अभियान चल गया है। ना सिर्फ डीपी काली हुई है, बल्कि इनके जो परिजन हैं उन्होंने एक मुहिम चला दी है सोशल मीडिया पे, और जस्टिस फॉर एचपी पुलिस लिख के, और 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक जो इनके साथ घरों में इनके साथ जुड़े हैं, इनकी बदौलत घर में जो है रोटी खाते हैं, उन्होंने भी आज एक अभियान चलाया। ये इसलिए चलाया क्योंकि उनके जो बच्चे पुलिस में हैं, या उनके जो बच्चों के जो पिताजी या चाचा ताया जो भी रिश्तेदारी है पुलिस वालों पुलिस में है, वो अनुशासित हैं। डीजीपी साहब, हमारा पुलिस बल सबसे ज्यादा अनुशासित है, तभी तो इसको प्रेसिडेंट कलर मिला। आपने खुद कहा था प्रेस नोट में कि हमारे पुलिस वालों के कर्मठता का प्रतीक है ये जो प्रेसिडेंशियल कलर हमारे को मिला है। अब जो है तो फिर दूसरा मामला उसी दिन आपने चिट्ठी जारी कर दी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप इनका मामला सरकार के पास उठाइए, क्योंकि कोर्ट में चाहे जेवाईटी वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, ये मजबूर हैं। कोर्ट, माननीय अदालत अपने हिसाब से काम करती है। उस काम को ना तो ये प्रभावित करना चाहते हैं, ना हम प्रभावित करना चाहते हैं, और ना ही कोई प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वहां मामला तथ्यों पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी समस्या है जो हल नहीं हो सकती? अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि कुलपति के बेटे से लेकर पूर्व मंत्रियों के बच्चों तक को नौकरी के लिए सीधे, या पीएचडी करने के लिए सीधे जो है, बिना सब तमाम नियमों को ताक पे रख के सीधे जो है उनको भर्ती किया जा सकता है, नौकरी हो चाहे जेबीटी के मामले पीएचडी की सीटें हो, तो फिर क्या नहीं किया जा सकता? तो फिर क्या नहीं किया जा सकता? ये मामला कोर्ट में तभी सुलटेगा जब सरकार अपने यहां नियमों में या भर्ती नियमों में कोई प्रावधान कर देगी। आप आज प्रावधान करके माननीय अदालत को कल कह दीजिए कि हमने इस तरह का प्रावधान कर लिया है कानूनी, अब आप उस हिसाब से देखिए इस मामले को, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो मामला यही नहीं निपटा जी पुलिस वालों का, अभी कल कुछ और होना है। कल माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, माननीय जयराम ठाकुर जी सारे बिलासपुर में होंगे एम्स में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश फुली वैक्सीनेटेड घोषित हो जाएगा कल, और एम्स की ओपीडी भी शुरू हो जाएगी। दोनों बड़ी चीजें हैं। एम्स का प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसको जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री जी तब सैंक्शन करवा के लाए थे। और डबल वैक्सीनेटेड होना भी बड़ी बात है। हम पहला राज्य ऐसे बन रहे सिक्किम के बाद जहां डबल वैक्सीनेशन हो रही है। हालांकि अब वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा, फुली वैक्सीनेटेड इसको टेक्निकली कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं हुए होंगे, इसमें कोई लोचा रहा होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब कहा गया था कि सबको पहली डोज लगी है तो ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से थी। तो चलिए उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हम फुली वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, 5-10% बच भी जाते हैं तो चलेंगे, वो चलता रहेगा, लेकिन ये अच्छी बात है। तो कल जो है एक तो इनके पुलिस कर्मियों के जो परिजन हैं वो उनसे मिल सकते हैं वहां पे, और तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट की इस पूरे मामले में। लेकिन असली बात यह है कि जो बिलासपुर के एसपी साहब हैं SR राणा जी, साजू राम राणा जी, उन्होंने स्पेशल कहा है कि किसी को भी मिलने से रोका नहीं जाएगा। अगर वो एक प्रोटोकॉल के तहत मिलते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर है नारेबाजी होती है, बलवा होता है तो दूसरी बात होती है, लेकिन कौन करेगा? नारेबाजी नहीं करेंगे। ये लोग, जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको किसी का अपमान नहीं कर सकते। वो तो सम्मान ही करेंगे ना कि जनाब आपका सम्मान है, आप हमारा जो हक है हमको दिला दीजिए। तो ये दिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए उनका, और कोई बड़ा मामला नहीं है। देखिए, असली बात जो है, नियमों में ठीक है कि कागजों में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना, सरकार को ही करना है। नियम पहले भी सरकार ने बनाए थे, 2013 वाले जो भर्ती हुए थे उनके लिए भी सरकार के बनाए नियम है, 2015 वाले जो भर्ती उनके लिए भी होंगे, और 2020 में जो हो रहे हैं, वो 2021 में जो हो रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने नियम बनाने हैं। कोई ज्यादा समय नियमों को बदलने में नहीं लगता, जितने समय से ये मामला फंसा हुआ है। अब तक तो नियम कई बार बदल जाने चाहिए थे। इनका सीधा सा नियम है कि इनको संशोधित पे बैंड जो है वो भी बाकियों की तरह, जैसे बाकी 2 साल बाद रेगुलर हो जाएंगे, उन्हीं की तर्ज पे मिल जाए, क्योंकि इनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये कहने को रेगुलर है, लेकिन पूरी जो रेगुलर पे बैंड जो है इनको नहीं मिलता है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये 8 साल में ही मोटा मोटा 20 से 25 लाख का नुकसान एक आदमी को हो रहा है, और मेरे हिसाब से पूरी 20-25 साल की नौकरी में आदमी इतने पैसे बचा पाता है। तो इनको क्या मिला? ठन गोपाल, डाइट मनी, आपकी सब चीजें आपको पता है। 13वें महीने की तनख्वाह का मामला फंसा हुआ है, वो आपको पता है। डाइट मनी जो कितनी मिलती है उनको, महीने की 250-300 रुपए मिलती है, वो भी देख लो आप। 4 ड्यूटियां कहीं लगी तो उल्टा जेब से खर्चते हैं सारे पैसे। तो इन भाइयों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो इन्होंने आज बड़ी मुहिम चलाई है, और इस मुहिम को साथ किसका मिला है? आप देखिए, भावनाओं को समझना होगा आप, हमारे अफसरान को। ये कुछ नहीं बोल सकते, परिवार वाले बोल सकते हैं, लेकिन जो पूर्व कर्मचारी हैं पुलिस के, पूर्व कर्मचारी महासंघ, आज उनकी भी ऊना में बैठक हुई है, और उन्होंने भी कहा है कि इनका मामला प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अनियमितता है ये आगे चलकर भी बड़ा फर्क डालेगी। आज ऊना में उनकी बैठक हुई है बकायदा जी, और उस बैठक में ये फैसला वहां भी लिया गया है। और ये आप देखिए, समर्थन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मामले को अब दबाइए नहीं। हमने पहले भी कहा था कि आप बारूद को जितना दबाएंगे फिर वो उतने जोर से विस्फोट करता है। ऐसी स्थितियां ना आए, खासतौर से पुलिस जैसी एक अनुशासित फोर्स में। तो इसके लिए जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि समर्थन लगातार बढ़ रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पुलिसकर्मियों के परिजनों ने तो आज विरोध शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों ने जो है उन्होंने अपनी डीपी काली कर ली है। आप किस किस पे कार्रवाई करेंगे? आप किस किस पे कार्रवाई करेंगे? 5500 लोगों को निकाल देंगे क्या? ये 4-5 लोगों को टारगेट कर लेंगे क्या? और ये अच्छी बात होगी क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है आज पुलिसकर्मियों का जो है सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना की आपात संयुक्त बैठक जो है धर्मशाला में कांगड़ा हुई है, माफ कीजिए, इनकी बैठक हुई है अलग अलग जगह पे। और इन्होंने कहा है कि इनका जो संशोधित वेतनमान है वो तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए, और अन्य विभागों के तरह ही इनका सेवा काल को जो है 8 वर्ष से 3 वर्ष और अब जो है 2 वर्ष कर देने चाहिए, क्योंकि अब 2 वर्ष हो गया सब जगह के लिए। सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी आज इस पूरे मामले में एंट्री मार दी। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में एंट्री मार दी है, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि यह संवेदनशील व गंभीर विषय, और सरकार को इस विषय पर समय रहते बात करके सुलझाना चाहिए। अगर मामला बिगड़ता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो कांग्रेस भी आ रही है जी, तो इस पे मामला और बिगड़े इससे पहले है कि इसको सुलझा देना चाहिए। उधर मामला JOIT 817 वालों का भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, वो कोर्ट में केस आ गया। दोनों मामलों में कोर्ट वाला मामला है। कोर्ट में एक में स्टे, एक मामले में स्टे है, और दूसरे में पुलिस वाले केस हार गए थे। लेकिन रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, नए सिरे से कोर्ट के पास जाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे सिस्टम में हो गया कि एक बार फैसला हो गया तो नहीं होगा। निचली अदालतों के बाद ऊपरी अदालतें हैं, ऊपरी अदालतों के बाद सर्वोच्च अदालत है। कई चीजें हैं अगर सरकार करनी चाहे तो, और सरकार के पास ऐसा करने के लिए लंबी चौड़ी एक वकीलों की फौज है। एडवोकेट जनरल हैं, उनके साथ जो है डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, उसके पास जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। पता नहीं, मतलब नीचे तक आप जाएंगे तो 200-300 लोग तो होंगे कम से कम। हर डिपार्टमेंट में 3-3, 4-4 हैं काउंसिल बनाए हुए। तो इस तरह से है, तो उनको लगाइए ना इस पूरे मामले पे, लगाइए इस पूरे मामले पे और ठीक कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा भी आग्रह किए। तो अब बात JOIT की करते हैं। JOIT ने भी आज फेसबुक पे तगड़ा बयान छेड़ दिया। वो उन्होंने जहां पुलिसकर्मियों के बच्चे और परिजनों ने अपने पोस्टर हाथ में लेकर फोटो अपलोड किए और वीडियो अपलोड किए, वहां JOIT वालों ने सीधे सीधे अपने हाथों में पोस्टर लेकर और बैनर लेकर और अपने वीडियो अपलोड किए। तो JOIT का मामला भी इस तरह से वो कहते हैं कि ठीक है, आप स्टे को विकेट करवाइए ना, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है।
उन 19,024 लोगों की कम से कम जो 817 कोड के तहत का अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, आधे लोग उनमें से टाइपिंग का टेस्ट दे चुके हैं, आधों का होना है, उनकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? मामला वहीं से शुरू हो गया ना, 447 से पोस्टें खाली रह गई, फिर उनको नियमों को दरकिनार करके भरा गया। फिर जब उनको भर दिया गया तो अगली जो पोस्ट है 556 वालों की, उन्होंने बोला कि जब पिछले वालों को जो है अनरिकॉग्नाइज्ड वालों को लिया तो हमको क्यों नहीं लिया, तो वहां से मामला बिगड़ गया। फिर 556 वालों ने कहा कि हमारी जो पोस्टें खाली रहेगी आपने मर्ज कर दिया 800 में, 817 में, वो वहां भी चलेगी, हमको लिया जाए। तो ये मामला बिगड़ा कहां से? मामला बिगड़ा सरकार के स्तर पर, जिन्होंने जो 447 में पोस्टें खाली रह गई थी वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि अपने चहेतों को भरा, लेकिन उन पोस्टों को भरने के लिए नियमों में उस समय ढील दी। तो उस समय ढील दी, उसके बाद अगली बारी को बदल गए नियम, उसके बाद अगली बारी को बदल, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो नियम देखता है ना कि अभी प्रेजेंट नियम क्या है, उस लिहाज से बोलेगा। तो आप जनाब एक बार फिर से यहां भी नियमों में बदलाव कीजिए। और JOIT वाला जो मामला है, इसमें स्टे वेकेट कराने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, इस पूरे मामले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी वाले मामले में तो कोई मामला ही नहीं है, उसमें फंसा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां रिजल्ट ही निकल रहा है जी, वहां सब कुछ हो गया, रिजल्ट ही निकल रहा है 72 पोस्टों का, 200 पोस्टें कल निकाल दी हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है ना, ये कोई स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं पक रही है, ऐसी खिचड़ी नहीं पक रही है कि जो आपकी बीमारी को ठीक करेगी। ये तो उल्टा बीमारी बढ़ाने वाला मामला है। ये जितना बासी होता जाएगा मामला, और बासी चीजें उतना ही परेशान आपको करती हैं जी। तो ये मामला था पुलिस वालों का और JOIT वालों का। और आज जो है हिमाचल प्रदेश की वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन के लिहाज से हिमाचल प्रदेश आज दावा कर दिया हिमाचल प्रदेश ने कि सभी वयस्कों को कोविड का दूसरा डोज लग गया है। इसमें 53,86,393 पात्र वयस्कों को लगाया गया। टारगेट 55 लाख है, लेकिन 53,86,393 का हुआ है। इसमें बिलासपुर में 3,18,150 को, चंबा में 3,52,605 को, हमीरपुर में 3,61,954 को, कांगड़ा में 11,40,339 को, और किन्नौर में 68,460 को। किन्नौर तो इनफैक्ट बहुत पहले फुली वैक्सीनेटेड हो गया था। कुल्लू में 3,22,643 को, लाहौल स्पीति में 25,494 लोगों को, मंडी में 7,38,818 को, शिमला में 6,34,019 को, सिरमौर में 4,10,187 को, सोलन में 5,84,326 को, और ऊना में 4,29,298 लोगों को जो है टीके लगा दिए, फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और इसका जश्न मनाने के लिए कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बड़ा समारोह भी हो रहा है। उस समारोह में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया आ रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी भी आ रहे हैं, सांसद अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, और उनको लेके आ रहे हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2 समारोह होंगे वहां पे एक साथ। एक तो एम्स का OPD का शुभारंभ होगा, और उसकी बाकी की कार्य की प्रगति ली जाएगी, और उसके साथ जो है ये वैक्सीनेशन वाला अलग से होगा। तो ये अच्छी बात है। अगस्त में पहला डोज हम लोगों ने सबको क्लेम किया था कि हमने लगा दिया है, हालांकि उसके बाद लगातार डोज लग रही हैं, लेकिन 3 महीने के भीतर ये जो है दूसरी डोज का भी इस तरह से अचीवमेंट जो है, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो ये सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं, लेकिन जो चीजें छूट रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में अब कई चीजें होनी हैं सियासी लिहाज से भी, और तमाम सरगर्मियां बढ़ रही हैं। और ये आज की जो मुख्य खबरें थी। और इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज शाम के वक्त कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे वहां से बगलामुखी शक्तिपीठ गए। और सूचना यह है कि वहां उन्होंने यज्ञ दर्शन किए, यज्ञ किया, उसके बाद वो लौटे वहां से। अब इसको ये सामान्य बात है नॉर्मल तौर पे, क्योंकि जो बगलामुखी शक्तिपीठ है कांगड़ा जिले के बनखंडी में, वो दूर दूर से वहां पे श्रद्धालु आते हैं, और VVIPs भी उसमें आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति लेवल के VIPs क्यों ना हो, और फॉरेन के जो डिग्निटरीज हैं वो भी वहां पे आते रहते हैं। लेकिन आज जो है शनैश्चरी अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण भी था, हालांकि भारत में नहीं था, तो उस लिहाज से इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था इस अमावस्या को। और ऐसे में वो अगर वहां पे यज्ञ करवा रहे हैं तो इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि पंजाब में भी बहुत उठापटक है। चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे बड़ी भूमिका वहां सिद्धू जी का जो संताप है वो निभा रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जी। और
एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दें कि आप अपना ख्याल रखें। हिमाचल प्रदेश में इस समय 200 ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में है। 14 दिन का होम क्वारंटाइन जो है कर दिया गया है। बेसिकली 7 दिन का होम क्वारंटाइन एयरपोर्ट से ही आपको डायरेक्ट होके आता है, उसके बाद आपको 7 दिन के भीतर टेस्ट करवाना है। हालांकि एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो चाहे पॉजिटिव आए तब तो आप आएंगे नहीं घर, लेकिन नेगेटिव भी आए तब भी आपको 7 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन है, और उसके बाद उस 7 दिनों में आपका टेस्ट लिया जाएगा और अगले 7 दिन तक भी आपको होम क्वारंटाइन रहना है। तो 200 लोग अब तक पहुंचे हैं विदेशों से। हाई रिस्क कंट्री से भी 2-3 लोग हैं, और जो रिस्क कंट्रीज हैं, लो रिस्क कंट्रीज हैं, वहां से भी हैं। तो तीनों ही सेगमेंट से हैं, हाई रिस्क से भी, रिस्क कंट्री से भी, और लो रिस्क कंट्री से भी है वहां पे। तो ये एक बड़ा जो है अब चिंता है, क्योंकि देखिए 2 चीजों का आप दोस्तों ख्याल रखिए। ये कोविड को ना हम पहले रोक पाए फैलने से, क्योंकि ये बाहर से आया था। उस समय अगर समय रहते हम लोग अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर देते तो ये मामला शायद तस्वीर कुछ और होती। अभी भी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं है, बाहर से आ रही हैं, लेकिन अब ये सरकार का मामला है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी एंटर कर गया है देश में, तो अभी ये मामला फैलने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए सतर्कता में ही सुरक्षा है। सतर्क रहिए, सजग रहिए, भीड़ भाड़ वाले जो आयोजन है उनसे थोड़ा दूरी रखिए। बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो ऐसे आयोजनों में ना जाएं, मास्क लगा के रखें। और अब जो नया वेरिएंट आया है उसमें तो बुखार भी नहीं आ रहा है, कई बार सिम्टोमेटिक है ही नहीं, असिम्टोमेटिक आदमी होता है, और धीरे धीरे फिर जब एकदम से होता है। हालांकि अभी पूरी दुनिया में इस तरह की कोई ज्यादा खबरें नहीं है कि कितनी मौत हुई है, इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। देश में 4 केस हो गए, 2 आए थे 2 दिन पहले, 2 दिन के भीतर 4 हो गए। लेकिन ये बीच में किन किन लोगों के संपर्क में आए वो भी चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ लोग हाई रिस्क कंट्री से आए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के रिटर्न भी शामिल हैं। लेकिन ये सारा मामला क्योंकि उनके टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे नेगेटिव पाए गए हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सजग है, सतर्क है, और ये सजगता बनी रहे, सतर्कता बनी रहे। आप अपने स्तर पर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वालों को न्याय मिले, JYT को न्याय मिले, चाहे वो 817 वाले हैं, चाहे वो चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको मिले। बात कुछ और लोगों के भी करेंगे कल, और लगातार आपसे जुड़ाव होता रहता है अब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली।